मिश्रता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीना गुणा इति दृश्यन्ते छात्र संशिते। मिश्रता, ये गंध जो है मिश्र गंधी, ये पृथ्वी का गुण है। क्या घुमा रहा है? द्रवता है जल महाभूत है, रागा तेज महाभूत है, स्पंदन वायु महाभूत है, लघुता आकाश महाभूत है। पांचवी महाभूत इस रक्त में है और पांचवी महाभूत पिंडित ब्रह्मांडी स्नेह से इस रक्त में पांचवी महाभूत होने से रक्तम जीव इति स्थिति आगे जाके आएगा। तो उसके लिए जब तक जीवन में रक्त का कार्य जब तक है तब तक वो काम है, नहीं तो नहीं। रक्त के जो उपधातु है अश्रुजा, कंडरा और सिरा, लिगामेंट मेनिस्कस वाले आगे जाके जो पेशेंट आएंगे तो दिमाग में रक्त के उपधातु बिगड़े हुए हैं। फिर रक्त दृष्टि है क्या, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, इससे जिसको फायदा नहीं होता वो रक्त प्रदोष विकार है, उसको नेगेटिव डायग्नोसिस बोलते हैं। शीत ट्रीटमेंट की कोई फायदा नहीं होता, उष्ण ट्रीटमेंट की कोई फायदा नहीं होता, स्निग्ध ट्रीटमेंट की कोई फायदा नहीं, रुक्ष ट्रीटमेंट की कोई फायदा नहीं। तो ये रक्त दृष्टि वाला है, उसको तुरंत रक्त मोक्षण करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अश्रुजा पित्तम, रक्त का मल जो है पित्त है। रक्त मोक्षण का मैंने बताया था, श्रृंग 10 अंगुल, जलों का 24 अंगुल, तुम भी 12 अंगुल। अभी सबसे बड़ा रक्त मोक्षण करते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, उसका जो रक्त मोक्षण करने का तंत्र, रक्त मोक्षण करते वक्त कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना है, रक्त मोक्षण का यंत्र, रक्त मोक्षण करने की कला, ये आपको आनी चाहिए, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना। पहले तंत्र क्या है रक्त मोक्षण का, तो रक्त मोक्षण की प्रैक्टिस किए बगैर रक्त मोक्षण का हाथ साफ किए बगैर होता नहीं, इसलिए ज़्यादा करके शिविर लगाना, और शिविर में हर पेशेंट को बोलना तेरा खून चेक करके देते हैं, उसमें कौन सा उसको रिपोर्ट देना है, खून चेक करके वात प्रदान पित्त दुष्ट रक्त, इसलिए रिपोर्ट कार्ड भी हमारे पास है, उसमें टीका रक्त मोक्षण शिविर में रक्त मोक्षण करने के टिक मार देके पेशेंट चाहते हैं, ऐसे आपकी रक्त मोक्षण करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी उस तंत्र में। और ध्यान क्या देना है कि तुम्हारा खराब खून है इसलिए निकालते हैं, ऐसा कभी बोलना नहीं। खून चेक करते हैं, चेक करने के बाद बता सकते हैं कि तेरा खून काला है, वात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, कब ज़्यादा, वो बाद में बताना। वो भी सत्व अच्छा है, अवर सत्व है और सत्व कम है, ऐसे पेशेंट को उसको रक्त मोक्षण करते करते बता दिया कि तेरा खून बहुत खराब है, तो वही चक्कर रखे ये वैसे वैगल शॉक में गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसको बताना नहीं, ये तंत्र इम्पोर्टेंट। रक्त मोक्षण करते वक्त और सलाइन लगाते वक्त दोनों में सुई हम अंदर डालते हैं, तो उसका जो टेक्निक है, सुई को कैसा करते हैं, साइड से अंदर डालने की कोशिश करते हैं। रक्त मोक्षण का ऊपर से नीचे डालते हैं, ऊपर से नीचे डालने का कारण क्या, तो डबल पंक्चर नहीं होना चाहिए। साइड से डालते वक्त सिरा बंदी हुई चाहिए, यदि वह ढीली है, टेढ़ी ताड़ी है, तो फिर डबल पंक्चर होने की चांसेस जाते हैं, इसलिए ऊपर से डालते वक्त एंगल करना है, तुरंत सीधा करना है, सिर्फ स्किन के अंदर जाते तक ही आपको एंगल देना है, जैसे स्किन के अंदर निडल जाती है आपको निडल सीधा करें। इसलिए ये मणिबंध संधि की प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करती है। पेशेंट को सेंसेशन का है, दर्द का है, तो स्किन के ऊपर है, स्किन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए रक्त मोक्षण वेन में ही जानी चाहिए नीडल, ये दिमाग से नहीं करना। पहले स्किन के अंदर डाल दो, फिर उसको ढूंढो वेन का, नीडल का है और वेन का है, फिर उसको वापस स्ट्रेच करो और नीडल का एंगल देके वेन के अंदर डालना, ये सबसे इजी टेक्निक है। ये करते वक्त पेशेंट को बोलना नहीं बाबा जी तुमको एक सुई चुभेगी है, अभी उसके हाथ को भी इधर तुमने भी पैपरस लगाया है, नीचे से तुमने खींचा हुआ है और उसको मालूम है यहाँ अभी सुई डालने वाला है, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये चुभने वाली सुई के ऊपर होता है, तो चुभती है 1%, लेकिन आपके बोलने की वजह से पूरा ध्यान इसकी तरफ आ जाता है, तो 10% चुभना चालू हो जाता है, फिर वो जोर से चिल्लाता है कि बहुत दर्द हो रहा है इधर। इसलिए नीडल अंदर डालते हुए उसको माइंड डाइवर्ट करना, कल क्या खाया था, आज क्या खाया था, तकलीफ क्या है तुमको, प्रधान वेदना क्या है, सब पूछने गए तो उसका माइंड क्या करेगा, प्रधान वेदना सोचते, कल क्या खाया था सब पूछे तो क्या करेगा, उसको सोचना पड़ेगा कल रात को क्या खाया था, उसका सोच उधर जाता है, तब तक इधर तुम्हारी नीडल अंदर चली जाती है, तो फिर वो तकलीफ नहीं होती। इसलिए वो टेक्निक अच्छी तरह ध्यान में रखना।
ये तंत्र और मंत्र की तरफ ज़्यादा है। नीडल यानी यंत्र, नीडल कैसी चाहिए तो अग्रभाग एकदम अच्छा चाहिए, बाकी सब तरफ कंजूसी करना है, लेकिन नीडल में आप यहाँ टॉप की स्काल पर इस्तेमाल करते, जो 15-20 रुपए की हम फोगट इस्तेमाल करते, क्योंकि तुम बहुत बड़े बड़े वैद्य हो, तुम व्यापक करने की चांसेस ज़्यादा है। 18 नंबर वाली नीडल तुमको चलेंगे नहीं, तुमको बाद में जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस है 24-22 नंबर की, 24 नंबर की, 18 नंबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 18 नंबर की बहुत सारी नीडल हमारे पास, बीच में बहुत सारे 2-4 एक्सीडेंट हुए और बहुत तकलीफ हुई, इसलिए हमने वो 18 नंबर अभी बंद करके रखा है। नहीं तो 18 नंबर से सबसे अच्छा रक्तपोषण होता है, कम से कम ट्यूबाडल का तो 18 नंबर से ही ज़्यादा अच्छा होता है, ध्यान में रखना। इसलिए यंत्र का कार्मुक्तता अच्छी आनी चाहिए और उसकी कला करनी है। अभी फील कैसे समझना है, एक कागज़ लेना है, एक लड़का कागज़ पकड़ेगा, दूसरा उसको जो खराब नीडल इस्तेमाल हो गई वो नीडल ऐसे बटरफ्लाई पकड़ेगा। अभी बटरफ्लाई सलाइन लगाते हम ऐसा पकड़ते हैं, उससे एंगल नहीं होता। अभी हमारी जो बहन है, बड़ी बहन होंगी तो उसमें एंगल पकड़ के चला जाती है, लेकिन ऐसा एंगल पकड़ के कैपिलरीज में आप डालने जाएंगे तो वो अंदर चली जाएंगी, डबल पंक्चर हो जाएगा और वो उतना फटके बजाती नहीं, इसलिए बटरफ्लाई ऐसा पकड़ना पड़ता है और मणिबंध संधि की हलचल करनी पड़ती है। तो इसलिए वो डालते वक्त और बटरफ्लाई पकड़ते वक्त अच्छी तरह ध्यान देना है, इसका आगे का एज जो है वो एकदम सीधा रहेगा। बहुत बार बटरफ्लाई की हम पकड़ते हैं, लेकिन वो बेना नीडल का जो अग्रभाग ऐसा टेढ़ा रहता है, वो टेढ़ा जब रहता है तो अंदर जाने के लिए दर्द करता है। एकदम इजीली होगा तो फटके में अंदर चला जाता है स्किन के अंदर, फिर तकलीफ नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कला नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना, कागज़ पकड़ना और उसके अंदर नीडल डालना। वो जो फील होता है कागज़ को नीडल डालने के बाद, नीडल अंदर जब जाती है जो फील होता है वही वेन में नीडल जाने के बाद होती है। वो एक बार फील दिमाग में बढ़ गया तो उसी तरीके से आप बराबर वेन में नीडल डालना चालू कर देंगे। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ पेशेंट करना है। यदि रक्तमोक्षण करते वक्त शिविर लिया, रक्तमोक्षण के लिए नीडल डाला और खून नहीं निकला तो जैसा था उसके बाद और एक बार आप चांस कर सकते हैं। तीसरी बार कभी रक्तमोक्षण नहीं करना, उसको बोलना 2 दिन बाद बहुत अच्छा हो गया, अभी 2 दिन बाद वापस करेंगे। तीसरी बार यदि तुमने रक्तमोक्षण करने की कोशिश की तो पेशेंट ने बोलेगा डॉक्टर जाने दो, तुमको नहीं मिल रही है तो डॉक्टर जाने दो ऐसा बोलने की पहले आप रुक जाओ। उसके 2 दिन बाद फिर उसको बोलना ये खून निकला लेकिन बहुत भारी निकला और इधर दूसरी बाजू में दूसरी बह रही उसको निकालेंगे, ये भी अच्छी हो जाएगी, ये भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा करके तो रक्तमोक्षण 1 या 2 बार ही करना है, उससे ज़्यादा करना है। ये बारीक बारीक टेक्निक्स की तरफ ध्यान देना। अभी डायरेक्ट रक्तमोक्षण कैसा करना है, तो पित्त रक्त प्रदोषी विकार में तो रक्तमोक्षण डायरेक्ट करते हैं हम, पित्त वाले को रक्तमोक्षण डायरेक्ट करते हैं। सर्वाधिक रक्तदृष्टि होंगी तो रक्तमोक्षण करते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स लेके पेशेंट तुम्हारे पास आता है, जैसे भ्रम में लक्षण आया, लेके आया, चक्कर आ रही है, फिर वो पोजिशनल वर्टिगो, बाकी वर्टिगो के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता के तुम्हारे पास आता है, तो हमको भ्रम का भी निदान होना चाहिए। कफक क्षय वाला भ्रम क्या करेगा, कफे ब्रह्मा श्लेष्मा शयनम शून्य तो रुद्र धर धर दर्द होती और शब्द संधि हाथ पाँव ढिल्ले पड़ते हैं, इसको कफवर्धक चिकित्सा करना। अस्ना मज्जानी संशील भ्रमस्ती मेरे दर्शन, भ्रम के साथ तिमिर दर्शन है, उसको मज्जावर्धक दर्द है। ये देने के बाद भी चक्कर कम नहीं हो रही तो ये रक्त प्रदोषित विकार है, ऐसा समझ के उसको जैसे हम रक्तमोक्षण करते विद इन ए सेकंड भ्रम में लक्षण कम हो जाता। वैसे ही एक टिपिकल लक्षण लेके आएंगे, अरुचि, टेस्ट नहीं लगता, ऊपर से नमक खाने की आदत है। जो आदमी ऊपर से नमक खाता है उसको रक्त दृष्टि 200%, रक्त प्रदोषित विकार वाला ऊपर से नमक खाएगा, नींबू खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा। रक्त अम्ल, शिशिर प्रीति, शेतिल रुक्षता, रक्त क्षय की लक्षण में आया है, रुक्ष गुण बढ़ता है। इसलिए चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन का कोई हेतु नहीं मिल रहा है तो ये रक्त प्रदूषित समझ के उसको रक्तमोक्षण करना है। रक्त दृष्टि कंफर्म करने के लिए क्राइटेरिया फिक्स है, शीत से फायदा नहीं हुआ, उष्ण से फायदा नहीं हुआ, रुक्ष से फायदा नहीं हुआ, स्निग्ध से फायदा नहीं हुआ, रक्त प्रदोषित है, रक्तमोक्षण करदार। इसलिए पंचकर्म करते वक्त हम पाए दिन बोलते तू पहले ये स्नेहन सेवन सब कर, उसके बाद में फिर रक्तमोक्षण का हाथ लगे। पहले दिन रक्तमोक्षण करवा दिया, उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, फिर वो भाग जाता है, आगे का उद्भव स्थान की चिकित्सा करता नहीं, फिर वैसी की वैसी 8-15 दिन में
रक्त मोक्षण का असर खलास हो गया कि वापस उसको दर्द और बाकी सब चीज़ें चलो। इसलिए पहले कोष्ठ शुद्धि किए बगैर शाखा शुद्धि की चिकित्सा आपको करनी नहीं। वैसे ही जलोगा का है, जलोगा लगाई तो खुजली कम हो जाती है, शुद्ध और राग रुझा कम हो जाता है, शोध कम हो जाता है। लेकिन उस पेशेंट का उद्भव स्थान यानी पश्चिमाना से बिगड़ा हुआ है और उसकी चिकित्सा आप करते नहीं हो, तो जलाउका के ऊपर जलाउका लगाइए, 8 दिन अच्छा लगा, जलाउका का असर खराब है, वापस खुजली चलोगी। तो इसलिए वो शाखा के साथ साथ कोष्ठ शुद्धि भी उतना ही इम्पोर्टेंट। फिर रक्त पित्त में भी बल उत्तम होगा तो रक्त और पित्त में द्रव गुण बढ़ जाता है। रक्त मोशन करवा लिया तो द्रव गुण कम हो जाता है और रक्त पित्त कंट्रोल में आ जाता है। हर्षों में जलौकाव करो क्योंकि अवगाढ़ रक्त रहता है, इसलिए जलौकाव चरण काम करता है। स्तनविद्रद में शिरावेद करते हैं। वात कंटक में अंकुल पसंदी के यहाँ से रक्त मोशन करते हैं। मेनोपॉज वाले एक लक्षण आते हैं, उसको मेनोपॉज की ट्रीटमेंट के साथ साथ कभी कभी मेनोपॉज सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी होता है मुझे कोई फायदा नहीं होता, मुझे अस्वस्थपना लग ही रहा है, मुझे ये टेढ़ा देखता है, ये ऐसा करता है, ये मेरे को यानी वो तकरार जब जब मेनोपॉज वाले पेशेंट ज़्यादा करने लगेंगे, मन बेचैन है, तो समझना ये रक्त जो निकलने वाला रास्ता था वो बंद हो गया, इसलिए इसको रक्त दृष्टि शाखागत है, इसलिए उसको रक्त मोशन करवा दो। मेनोपॉज वाले को हार्ट प्रेशर से लेके जी घबराना से लेके सब तकलीफ तुरंत कम हो जाती है, इसलिए रक्त मोशन करना है। जितने जितने व्यसनाधीन लोग हैं जिनको व्यसन चलता है उसको 200% रक्त प्रदोष विकार रहते ही है, रक्त दृष्टि रहती है। मद्यपी, धूमपान, तंबाकू वाला ये सबको रक्त मोक्षण कंपल्सरी है। ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में भी रक्त मोक्षण ये प्रधान चिकित्सा है, बाद में बाकी चिकित्सा नस्य पिष्ट कवल गंडुष बाद में देती है। पित्त प्रकृति वाला आया तो उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कंपल्सरी रक्त मोक्षण करवा ही लेना है, या विरेचन भी करवा लेना है। पित्त विकार आया है तो विरेचन रक्त मोक्षण कंपल्सरी, रक्त विकार आया तो रक्त मोक्षण विरेचन, और शरद ऋतु में रक्त श्रुति विरेचन ही तो कंपल्सरी है, ये ध्यान में रखना। शिरावेद का फायदा क्या होता है, शिरा सर्वांग शोधन, यानी आपने यहाँ से भी निकाला तो भी पूरे अंग का काम होता है। जलौका का वैसा नहीं रहता, अवगाढ़े जलौका सा उतना ही खून निकालती है, उतने तक उतने अच्छा रहता है, बाद में फिर वापस तकलीफ ऐसी रहती है। रक्त मोक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, तो शाखागत दोषों की दृष्टि तुरंत कम हो जाती है, शाखागत कोष्ठ कम हो जाता है, शाखागत संप्राप्ति भंगन तुरंत हो जाता है। इसलिए रक्त मोक्षण ही शाखा की चिकित्सा है, शाखा रक्त या शाखा रोग मार्ग की प्रधान चिकित्सा है। और रक्त मोक्षण से फायदा क्या होता है, धातु का पाक टलता है, यानी विधृदिम अचिरोत्थम आश्रा विश्राम। विधृति वाला पेशेंट आया तो तुरंत रक्त मोक्षण करवा दो, वही के वही बैठ जाता है, पकना फुटना ये सब कम हो जाता है। व्रणशोध की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आधो विमलापन या द्वितीय मावसे चरण, तुरंत दूसरी रक्त मोक्षण विमलापन करने के बाद गाढ़ा खोने उसको विमलापन करो, रक्त मोक्षण करवा दो, तकलीफ कम हो जाएगी, धातु पाक अवस्था टल सकती है, यदि व्रण की दृष्टि में, और उससे शस्त्रकर्म रुक सकता है। जैसे अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है, उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाला दाहिने कर्ककुशल से रक्त निकाल दिया तो उसको विधृति अंतर विधृति है, लगे शोध कम हो जाता है, दर्द कम हो गया, मुंगार उतर गया, तो चिकित्सा बाकी करने आगे की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया तो भी कम हो जाता है। विषम ज्वर वाले टाइप बार बार पॉजिटिव वाले पेशेंट तुम्हारे पास आते हैं, कितनी बार भी उसको विडाल टेस्ट किया कि पॉजिटिव, क्योंकि विडाल टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है, तो ये बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई देते हैं, बैक्टीरिया को मारने की और निकालने की कोई दवाई नहीं। इसलिए इंटेस्टाइनल फ्लोरा में कोई ख़राब पानी चला गया, कुछ भी मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गया तो वापस वो बढ़ जाते हैं और वापस रिपोर्ट में आते हैं। उसके लिए वहाँ भी रक्त मोक्षण पहले करना है और बाद में फिर मुर्गी विरेचन करवा लेना है। विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, या उसको एलोपैथी वाले बोलते हैं पायरेक्स जो अननोन ओरिजिन, उनको कोई कारण नहीं मिलता, कुछ बुखार आ रहा है, ऐसे पेशेंट में रक्त मोशन किया कि 100% उसका बुखार। एलर्जी प्राय कफ प्रदान और पित्तानुबंधी रहती है। हिस्टामिन यदि खून में बढ़ जाते हैं और एलर्जी उत्पन्न हो गई तो रक्त मोशन या एंटी हिस्टामिनिक काम करता है, रक्त मोशन करते बराबर खुजली कम हो जाती है, शीत पित्त कम हो जाता है, स्किन का ओजिंग जो है वो कम हो जाता है, यानी एलर्जी और कफ प्रदान पित्तानुबंधी जो भी व्याधि है उसमें काम होता है। सामावस्था में रक्त मोक्षण तुरंत करना है, जैसे विदर्दी में मैंने बता दिया। रक्त मोक्षण सिरिंज से कभी भी खींच के लाना नहीं, उससे बाद प्रकोप होता है। रक्त मोक्षण ही अपतर्पण चिकित्सा है, रुग्ण यदि अपतर्पण है तो रुग्ण का संतर्पण करो, फिर व्याधि का अपतर्पण करो, रक्त मोक्षण करो। ये चार्ट बनाया हमने।
प्राकृत रक्त, वातदुष्ट रक्त, पित्तदुष्ट रक्त, कफदुष्ट रक्त, वहाँ टिक मार्क करने आपको, उसका निरीक्षण करके और फिर उसको कंक्लूजन देना है कि ये वात प्रधान पित्त अनुबंधी रक्त दुष्टि साइन करना है उसको। जैसा एलोपैथी वाले पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देते हैं वैसे ही हमारा रिपोर्ट आप पेशेंट को दे सकते हैं। सिरावेद कब नहीं करना, तो बंदी हुई होंगे तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। ऊपर से नीचे से सिरा टाइट चाहिए, मैंने बोलता हूँ ना बहुत बार, अंगूठे से खींचो, वेन के लाइन में खींचना है। आप इधर इधर खींचते तो मसल खींचा जाता है, वेन वैसी रह जाती है और डालते वक्त वो पूरी हिलती है और डबल पंक्चर हो जाता है। बराबर नीचे से पकड़ो, नीचे से इतना टाइट पकड़ो, हिलनी नहीं चाहिए, तब आपकी नीडल अंदर अच्छी तरह जाती है और दर्द कम होता है। इसलिए सिरा बंदी हुई चाहिए, नहीं होंगी तो फिर वह रक्त मोशन तकलीफ देता है। स्पष्ट दिखाई नहीं देती होंगी तो नहीं करना, अनुत्थित नहीं होना। अपन यहाँ बारीक बारीक कैपिलरीज में डालते हैं, लेकिन जिनको आदत नहीं हो बोलते कि ये स्पष्ट नहीं दिखाई तो हम नहीं करेंगे। अति शीत, अति उष्ण, जोरों की हवा होंगी तो भी नहीं करना। अपराच्छादित ढगाड़ हवा है तो भी नहीं करना। लेकिन सद्य और राग रुझा क्षमा के लिए आप कर सकते हैं। स्नेहपान किया है तो वहाँ नहीं करना, स्नेह हजम होने के बाद आप कर सकते हैं। रक्तस्राव रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सुश्रुत बोलता है कि व्यक्ति योग्य समय पर रक्तमोषण करते हैं, उनमें त्वक दोष, ग्रंथि, शोणित रोग कभी भी नहीं होते। ऐसे गारंटी देने वाले ग्रंथ तुम्हारे पास। रक्तमोषण का साहित्य कैसा चाहिए, श्रृंग कैसा है, जलव का उच्चारण कैसी है, सभी अलाबू कैसी है, घटी कैसी है, मन्यागत रक्तमोषण कैसा है, सार्वधिक रक्तमोषण कैसा है, विसर्प, मणिबंध, कुल्फ, जानु पश्चात, सूचिवेद, रक्तमोषण में प्रचान, रक्तमोषण में ज्वर में रक्तमोषण सिरावेद कैसा करना है, चिकित्सा स्थान पर इलाज है। शाखानुसरित आशु क्रमश्च, अर्श में रक्तमोक्षण है, अष्टांगोदय में विद्रदे सिंगारी से अथवा समीप से सिरा से रक्त निकालना चाहिए, ऐसा वो बताता है। लियोदर में, यकृत में, शोथ और शोधन में, विसर्प में शोधन, वात रक्त में रक्तमोक्षण। फिर नस्य, नासाई शीर्षोद्वार, नाक ये सिर का दरवाजा है। ऊर्ध्वजत्रु के विकारशुद्ध विशेषात नस्य मिश्यते, नासाई शीर्षोद्वार। नस्य के बहुत सारे गुण हैं। नस्य से क्या होता है, चक्षु रोग नहीं होते, कर्ण रोग नहीं होते, नासा रोग नहीं होते, केश नश मशरूम, ये बाल सफेद नहीं होते, पीना, शारदा वेदक, मन्या स्तंभ, शिरशूल, अर्दित, अनुग्रह, कितनी व्याधि देखो जिसमें सबको नस्य काम करता है। सिर, सिर की हड्डियाँ, सिर की संधियाँ, स्नायु, सिर से रिलेटेड कंडरा, इनको बल मिलता है। मुख प्रसन्न उपचित होता है, स्वर स्थिर होता है, स्निग्ध होता है, गोशवान बनता है, इंद्रियों में ध्यान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। नस्य सेवी को ऊर्ध्व चतुर्गत विकार कभी होती नहीं, उसकी गारंटी है। वृद्धापकाल देरी से आता है, मुख सुगंधित रहता है, अनुदात, सिर, त्रिक, बाहु या अवयव दृढ़ और बलवान होते हैं। वली, पलित, खालित्य तथा व्यंग ये व्याधि होते नहीं। फिर नासा की कारमुक्ता, नासा का मुख्य कर्म क्या है, तो नासा ये गंध ग्रहण का काम करता है। नासा के मूल गंध वाहिनी जो धमनियाँ हैं वो गंध इजीली पहुँचने के लिए या उत्तेजना पहुँचाने पर गंध और स्रोतोस प्रक्षुभित होता है। और जब श्वेतु प्रवृत्ति होती है या शिरस्थ विलयित कफ के साथ दोषों का निर्वहन होता है तो तकलीफ ज़्यादा है। इसलिए नाक को तेल लगाना या नाक में तेल डालते वक्त देखना है प्रदमन किसको देना है, उस हिसाब से प्लानिंग करना है, किसको आवपीड़क देना है, किसको ब्रोहण से देना है। शुंठी, लहसुन, हिंग, पिंपड़ी ये गंध उत्तेजित करने वाले हैं, नाक को उत्तेजित। बहुत बार अभी कोविड के बाद में सुगंध ही नहीं आता, दुर्गंध भी नहीं समझता, तब इसको उत्तेजित करके वहाँ गंध की उत्पत्ति या कार्य चालू होना चाहिए। कटु, उष्ण, तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। विषचंदन द्रवीकरण छेदन करने का कार्य ये लोग करते हैं। मधुर औषधियाँ भी
नस्य के लिए काम में आती है। स्नेह द्रव्य क्या करता है, शिरस्थ नाड़ी तंत्र का ब्रूहण करता है, शमन करता है। मध्य और शुक्त आदि का मिश्रण पदार्थ तीक्ष्णता से स्रोतोरोध ऐसा करने में काम में आता है। दूध शर्करोधक, मांसरस ब्रूहण नस्य है। शर्करोधक ध्यान में रखना, शक्कर पानी नाक में से टप 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 पानी गिर रहा है, नहीं बंद हो रहा है, बहुत बार वो नाक में से ये सेरेब्रल फ्लूइड भी आता है, तो शक्कर का पानी हमने नाक में डाल दिया तो उस अपतर्पण वाले पेशेंट का तुरंत नाक में से पानी आना बंद हो जाता है। लवणोदक, यदि वो जो वहाँ स्टैंड कप अटका हुआ है, लवणोदक डाल दिया तो झटका आता है और तुरंत अर्धा भेदक का पेशेंट अच्छा हो जाता है। मांसरस यदि आप नाक में डालते हो तो मांस का मल क्या है, नासा से मांस का मल निकलता है, वैसे मांस का पोषण आपको करना है। तो मांसरस का सिद्ध घृत या सिद्ध तेल बना के आप डालते हो तो मांस धातु का पोषण होता है। हेलो, हाँ बोलो, नहीं बोलो बोलो, क्या बोलो, फिर करो, देखो गया। चूर्ण से दिया हुआ प्रदमन नस्य गंध प्राधान्य से तथा कटु तिक्त उष्ण तीक्ष्ण शिर गुण से तुरंत गंध व स्रोतों को उत्तेजित करके श्लेष्मल स्राव निकालता है, पानी निकलता है और उसका शोधन का कार्य हो गया। इसलिए शिरो विरेचन, काया विरेचन आया है तुम्हारा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तेल ही नस्य के नित्य सेवन में सबसे प्रशस्त है। फिर वो तेल का जो उष्ण सूक्ष्म अनुप्रणव भाव के गुण है, उसका फायदा कप, उसके स्थान, सिर के कप का स्थान है, और कप के लिए स्थानत्व निकलने के लिए तेल सबसे अच्छा काम करता है। तेल घृत जैसी पेशेंट की अवस्था होगी उस हिसाब से उसका ब्रूहण के हिसाब से काम करना है। नस्य की फिर ज्वर में अवस्था कैसी है, ज्वर में अष्टांग हृदय में नस्य कहा दिया है, शोधन नस्य करने को बोला है। और लक्षण क्या है, तो भारीपन, कष्ट वगैरह वगैरह। पीपीटी तुम तुम्हारे 29वें नंबर पे होगा। नासास्रावी रक्त पित्त होगा तो नासा में दुर्वा स्वरस डाल सकते हैं, दूध का नस्य कर सकते हैं, केवल जल का नस्य कर सकते हैं, आम की गुठली है, ये सब खून बंद करने का काम करते हैं। हिक्का श्वास में लहसुन, पलवन, प्याज अथवा गाजर का नस्य करने को बोला हिक्का श्वास में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान। राजयक्ष्मा में नस्य, तृष्णा में नस्य, शिरगत कृमि रोग में प्रधमन नस्य, कफज कृमि रोग में शिरोविरेचन, शिरोगत वात में नस्य, अर्धित में नस्य वमन रक्तमोक्षण। अर्धिते नावनम मूर्धनि तैलम श्रोत्र अक्षितर्पणम सशोभे वमनम दाह राग युक्ते शिरावेदा। यानी देखो, ये सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पक्षाघात में भी चलने वाली है। चिकित्सा स्थान 21 यानी अर्धिते नावनम, कंपल्सरी नावन यानी नस्य ने ब्रूहण होता है। फिर मूर्धनि तैलम यानी सिर में तेल डालना है। फिर श्रोत्र और आँखों में तर्पण करना है, यानी कर्णपूरण भी करना है और नेत्र तर्पण भी करना है। सशोफ है, यदि शूज होंगी वहाँ हार्दिक में पूरी इस एरिया में तो छोटा सा वमन देना है। और दाह राग युक्त वात होगा तकलीफ तो फिर यहाँ से सर्व एक्सटर्नल जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण करना है। यानी प्रोटोकॉल पूरा हार्दिक का दिमाग में पक्का रखना। अवबाहु हितम नश्यम स्नेहाश्च उत्तर भक्ति का। अवबाहु जो रोग आता है, फ्रोजन शोल्डर, अभी डायबिटीज वाले बहुत सारे पेशेंट है, उसमें नस्य कंपल्सरी है। और उसमें वो बताता है स्नेह पिलाकर पीछे से तुरंत भोजन देना जरूरी है, यानी उसको घी खिलाना, तुरंत खाना खाने को बैठ जाना। स्नेहश्च उत्तरम भक्ति कम, उसको भोजन तुरंत दे देना, उससे भी फर्क पड़ता है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशने रत्नादि संजानात न शास्त्रादेव जाए। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है जो आपको आपके प्रैक्टिस में काम करने में मदद करेगा। बार बार अभ्यास करना है उस चीज़ का, जो चीज़ आपको आती नहीं उसकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको उसमें मास्टरी मिलेगी। तो उसके लिए ये श्लोक है। ये प्रभुते शोधन में शोधन क्यों करना है, पहले पांचों कर्मों का
ग्रंथोक्त तो पूरी भागवतोक्त अवस्था कंपैरिजन की है, वैसा ही कंपैरिजन उसके नीचे चरक का, उसके नीचे सुश्रुत का आप कर सकते हो। और ये अवस्था एक बार तीनों दिमाग में आ गई तो आरदित में भागवत में बोलता है आरदित नामनम मूर्धन्यतैलम, चरक क्या बोलता है, सुश्रुत क्या बोलता है। ऐसा पढ़ाई किया तो उसका रिजल्ट तुमको जिंदगी भर काम में आएगा। और एक बार वो पाठ हो गया तो बाकी बताने की